ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जितनी देर में लोग नाश्ता पानी निपटाते हैं उतनी देर में आपने दुश्मनों को निपटा दिया। मगर भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखाई। रात के अंधेरे में ब्रेकफास्ट की कहानी सुनाई जा चुकी है, फिर सुनाया जा चुका है आतंकवाद के खिलाफ भारत के न्यू नॉर्मल का संदेश। वो जो प्रॉब्लम बन रहे थे अब भी प्रोबेशन पर हैं, क्लियरेंस मिला नहीं है, नज़र बनी हुई है। कुछ भी दाएं बाएं हुआ तो वही किया जाएगा जो बीते दिनों या कहिए रातों में भारत ने किया था। देश नई कहानियां सुन रहा है जो ब्रह्मोस मिसाइलों, आसमान में बिछाई गई शतरंज की चालों और एआई से जुड़ी हैं। आज के शो में नए सिरे से सुनेंगे हिंद की सेनाओं के शौर्य की अनसुनी कहानी, देर से ही सही जिसकी तस्दीक अब दुनिया भी करने लगी है। फिर आपको बताएंगे पाकिस्तान के विदेश मंत्री के बारे में जो खुद फेक न्यूज़ पेडलर बन गए हैं, जो अपने झूठे नैरेटिव को साधने के लिए नकली अखबार छापने लगे हैं। खबर तुर्की की भी लेंगे जो एक बेहतर देश हो सकता था, पूरी दुनिया को कुछ दे सकता था, लेकिन कट्टरता की सनक ने उसे चोर का साथी गृहकट बनाकर रख दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के नए ब्यौरे आए हैं कुछ नए बयान जो किसी को रास नहीं आ रहे हैं। एक भगौड़ा है जो विदेश में छुपने की ताक में है, उसके हिस्से आया है रिजेक्शन। नमस्ते, अपन है कुलदीप और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। Brought to you by Candid, Sensodyne K and American Pistachios. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। सीधे खबर पर आते हैं। भारत पाकिस्तान सीज फायर अंडरस्टैंडिंग के बाद से ही हिंद की सेनाओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जा रही है। प्रधानमंत्री आदमपुर बेस का दौरा कर चुके हैं, वहीं रक्षा मंत्री भी सैन्य ठिकानों के दौरे कर रहे हैं। एक दिन पहले यानी 15 मई के दिन राजनाथ सिंह श्रीनगर के बादामी बाग कैंटोनमेंट पहुंचे थे। आज यानी 16 मई के दिन राजनाथ सिंह गुजरात स्थित भुज एयरबेस पहुंचे, जवानों से मुलाकात की, उनका शुक्रिया अदा किया और कुछ बातें भी रखी। कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है और पाकिस्तान को प्रोबेशन पर रखा गया है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब जब भी सही समय आएगा तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। वर्तमान सीज फायर में हमने पाकिस्तान को बिहेवियर के आधार पर अभी प्रोबेशन पर रखा हुआ है। यदि उसका बिहेवियर सुधरता है तब तो ठीक, और यदि बिहेवियर में फिर से गड़बड़ी आती है तो उसको कड़े से कड़ा दंड दिया जाएगा। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइलों ने पाकिस्तान को रात में उजाला दिखा दिया। ब्रेकफास्ट का जिक्र भी किया। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को तो पाकिस्तान ने खुद स्वीकार कर लिया है। हमारे देश में एक कहावत काफी पुरानी है और वह है दिन में तारे दिखना। मगर भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। यह कहना गलत नहीं होगा, जितनी देर में लोग नाश्ता पानी निपटाते हैं उतनी देर में आपने दुश्मनों को निपटा दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला मौका है जब मोदी सरकार के किसी प्रतिनिधि ने ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर के ऐसा कोई बयान दिया है। भारत ने अब तक आधिकारिक तौर पर ये नहीं बताया था कि ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए किन हथियारों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन अब इस बयान के साथ कम से कम ब्रह्मोस के इस्तेमाल की पुष्टि होती दिख रही है। इससे पहले सूत्रों के हवाले से इस तरह की खबरें चल रही थी। अब इस पुष्टि के बाद हमारे पास सुनाने को एक नई कहानी है, कैसे भारत ने साहस, संयम और बुद्धिमत्ता के तालमेल से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। हम आपको ये पूरी कहानी सुनाएंगे, लेकिन पहले जरा ब्रह्मोस मिसाइल की खासियत पर नजर एक बार डाल लीजिए। इसकी रेंज 290 से 400 किलोमीटर की है। इसकी गति मैक 2.8 यानी ध्वनि की गति से 3 गुना तेज है। वॉरहेड 200 से 300 किलो का विस्फोटक या परमाणु क्षमता वाला वॉरहेड ये लेकर के जा सकती है। विनाश क्षेत्र इसका एक मिसाइल से 3-4 किलोमीटर का इलाका धूल में तब्दील हो सकता है। विशेषता है कि ये ज़मीन, समुद्र और हवा में छोड़ी जा सकती है और हर मौसम में दिन रात काम करती है। ये फायर एंड फॉरगेट सिस्टम पर काम करती है, यानी एक बार छोड़ने के बाद आप भूल जाइए। ये अपने आप निशानों पर पहुंचती है, ज़रूरी पड़ता है तो उसके लिए रास्ता भी बदलती है। एक ब्रह्मोस मिसाइल की लागत 25 से 30 करोड़ रुपए है। भारत के पास 1000 से ज़्यादा ब्रह्मोस मिसाइलें बताई जाती हैं जो अलग अलग मोर्चों पर तैनात हैं। किसी भी वक्त किसी भी दिशा
दिशा में दागे जाने को तैयार। इंडिया टुडे से जुड़े मंजीत नेगी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने 9 और 10 मई की दरमियानी रात लगभग 15 मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइलों का इस्तेमाल किया और पाकिस्तान के 11 एयरबेस को क्षतिग्रस्त किया। ऐसा पहली बार हुआ जब किसी एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट में भारत ने ब्रह्मोस मिसाइलों का इस्तेमाल किया हो और ये मिसाइलें अपना काम सटीक ढंग से कर पाएं, इसके लिए आसमान में एक जाल बिछाया गया। पाकिस्तान के साथ माइंड गेम खेला गया। कैसे? भारत के लिए ये जानना ज़रूरी था कि पाकिस्तान ने कहां कहां अपना एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर रखा है। इसके लिए बिना पायलट वाले डमी एयरक्राफ्ट आसमान में तैराए गए। इन्हें अपने एयर स्पेस में देखते ही पाकिस्तान का रडार और एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गए। इन ठिकानों का पता चलते ही भारत ने कामिकाज़े ड्रोन्स एक्टिव कर दिए। एक एक करके पाकिस्तान के इन सिस्टम्स को निशाना बनाया गया। फिर शुरू हुआ ब्रह्मोस मिसाइलों का तांडव। ब्रह्मोस का साथ दिया स्कैल्प मिसाइलों ने। पाकिस्तान के चाइना मेड एयर डिफेंस की कमर इस तरह टूट गई। पाकिस्तान के कुल 11 एयरबेस को भारी भरकम नुकसान पहुंचा। सैटेलाइट तस्वीरें तो आप रोज देख ही रहे हैं, सेना ने भी दिखाई हैं। चीन से लेकर के अमेरिका तक की कंपनियां ये सैटेलाइट तस्वीरें जारी कर रही हैं। ना देखी हो तो अब फिर देख लीजिए, स्क्रीन पर चल रही हैं पूरी HD क्वालिटी में। और अब तो पाकिस्तान के नेता भी भारतीय एयरफोर्स के शौर्य की तस्दीक कर रहे हैं। पाकिस्तान के अखबार डॉन में वहाँ के सिंध प्रांत के मुख्यमंत्री सैयद मुराद अली शाह का बयान छपा है। उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना के हमलों में भोलारी एयरबेस को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तानी वायुसेना के 6 सैनिक अकेले यहीं पर मारे गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक भोलारी एयरबेस का एक बड़ा सा हैंगर पूरी तरह से नष्ट हो गया। पूरे 60 फीट का छेद हुआ है। इसे अवाक्स जैसे बड़े विमानों को रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। भारत के इस हमले में एवाक्स विमान भी नष्ट हो गया। ये एक तरह का उड़ता हुआ रडार सिस्टम है जो हवा में दुश्मन के विमानों और मिसाइलों पर नजर रखता है। किसी भी वायुसेना की आंख और कान होता है। एक एवाक्स की कीमत और महत्व 15 फाइटर जेट से ज़्यादा होती है। ये पाकिस्तानी वायुसेना के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान साबित हुआ। माइंड गेम के अलावा भारत ने इस ऑपरेशन सिंदूर में AI का भी बेहतरीन इस्तेमाल किया है। इस संबंध में अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में सौम्यरेंद्र बारिक की एक रिपोर्ट छपी है। रक्षा सूत्रों के हवाले से कुछ ज़रूरी जानकारियां दी गई हैं। स्पेस नो हाउ, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटिंग एक्सरसाइज में एडवांस AI टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करते हुए पाकिस्तान को माकूल जवाब दिया गया। एक तरफ इन तकनीकों के जरिए पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर सटीक निशाने लगाए गए और दूसरी तरफ उसकी तरफ से भेजे गए ड्रोन्स और मिसाइलों को भेदा गया। और इसकी तैयारी काफ़ी पहले कर ली गई थी। इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालिए। साल 2018 में रक्षा मंत्रालय ने एक टास्क फोर्स बनाई थी। उसका नाम दिया था डिफेंस AI काउंसिल यानी DAIC। इस काउंसिल ने अलग अलग AI डिफेंस सिस्टम की स्टडी की और सुझाव दिए। साल 2022 में रक्षा मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लिया। 70 के करीब AI डिफेंस प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई। बाद में इनकी संख्या बढ़ाकर के 129 की गई, जिनमें से 77 प्रोजेक्ट 77 पूरे हो चुके हैं। एक उदाहरण भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से डेवलप किया गया AI प्रोजेक्ट है। ये सिस्टम दुश्मन के फाइटर एयरक्राफ्ट्स की एक एक एक्टिविटी को ट्रेस कर लेता है। ट्रेस करने के साथ साथ उसके प्लान्स का भी अनुमान लगा लेता है। ये सिस्टम भारतीय वायुसेना के इंटीग्रेटेड कमांड को सिचुएशनल अवेयरनेस डेटा भी देता है। इसका फायदा यह है कि समय पर ही दुश्मन की सारी एक्टिविटीज ट्रेस हो जाती हैं और हवा में ही उसका काम तमाम कर दिया जाता है। इस सिस्टम के अलावा AI बेस्ड इंटरसेप्ट मैनेजमेंट सिस्टम यानी IMS और एयर डिफेंस कंट्रोलिंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम ADC एंड RS भी डेवलप किए जा चुके हैं। इनका काम क्रिटिकल डेटा को एनालाइज करना और पास पहुंच चुके एनिमी ऑब्जेक्ट्स को नष्ट करने के लिए क्लियर एयर पिक्चर उपलब्ध कराना होता है। तो देखा आपने कैसे भारत ने तकनीक और साहस के जरिए पाकिस्तान को मॉडर्न अर्बन वॉरफेयर में परास्त कर दिया और अब दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट इसकी तस्दीक कर रहे हैं। ऐसे ही एक शख्स हैं अमेरिका के रिटायर्ड कर्नल जॉन स्पेंसर। इंडिया टुडे के गौरव सावंत से बातचीत में इन्होंने कुछ काम की बातें बताई। कहा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों मोर्चों पर पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया। बताया कि भारत जब चाहे और पाकिस्तान में जहां चाहे हमला कर सकता है और पाकिस्तान के साथ साथ ये चीन के लिए भी मैसेज है। War is always the test, right? So you have war on paper and you have war in reality. India demonstrated both their investments were the right ones in Indian-made products mostly, with some other products, and Pakistan, backed by Chinese mainly, with a little bit of Turkish capability, showed that their capabilities weren't what they thought they were. And India was able to destroy any capability and hit any target it wanted. So there's going to be a lot of rethinking happening here, and there should be. This is a new India. This is a new doctrine. Pakistan now gets to make decisions. I'm sure it will keep investing in Chinese technologies that are now shown to be
not as capable as they probably were sold as being, but also China's untested. Now we have a chance, and this is one of the reasons why Operation Sindoor isn't over, because Pakistan gets to make decisions at this point. आपने जॉन स्पेंसर को सुना और समझा कि पाकिस्तान के हाथ कुछ भी नहीं लगा, लेकिन अपने हाथ में कुछ दिखाने के वास्ते पाकिस्तान के हुक्मरान फेक न्यूज़ फैलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। अब तो पूरा का पूरा नकली अखबार ही निकाला जा रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक अहमद डार ने 15 मई को संसद में एक स्पीच दी। ब्रिटिश अखबार द डेली टेलीग्राफ की कथित हेडलाइन का एक जिक्र किया। हेडलाइन उन्होंने बताई, पाकिस्तान एयरफोर्स द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द स्काईज, यानी पाकिस्तान की एयरफोर्स को आसमान का राजा बताया गया। उन्होंने इस कथित हेडलाइन का सहारा लेते हुए कहा कि विदेशी मीडिया भी हमें अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द स्काईज बता रही है। हम बार बार कथित हेडलाइन इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि द टेलीग्राफ ने ना तो ऐसी कोई खबर छापी और ना ही ऐसी किसी भी खबर में इस तरह की हेडलाइन लगाई। यानी जिसका जिक्र विदेश मंत्री इशाक अहमद डार पाकिस्तान के कर रहे थे, वो पेपर कटिंग पूरी तरह से फर्जी है, फेक है। ताल ठोक कर झूठ बोलने पर तालियां बटोरने वाले इशाक अहमद डार की फजीहत तब हुई जब उनके इस दावे का फैक्ट चेक पाकिस्तान के ही प्रमुख मीडिया संस्थान डॉन ने कर दिया। SLS और पैराबेन गॉन, तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करें टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। ये तो था जिक्र पड़ोसी। अब हम फोकस करते हैं पाकिस्तान को अपना भाई बताने वाले तुर्की पर, जिसके खिलाफ भारत में बहिष्कार अभियान गति पकड़ता जा रहा है। कारण हम सब जानते ही हैं और अब भारत सरकार की तरफ से भी तुर्कियों को साफ संदेश दिया जा रहा है। जानकारी आई है कि विदेश मंत्रालय ने 15 मई के दिन राष्ट्रपति भवन में प्रस्तावित एक कार्यक्रम को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। इसमें तुर्की के राजदूत अली मुरत एरसॉय को अपना लेटर ऑफ क्रेडेंस भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपना था। ये एक औपचारिक दस्तावेज होता है जो किसी राजदूत या उच्चायुक्त को दूसरे देश में नियुक्त करने के लिए दिया जाता है। इंडियन एक्सप्रेस में छपी जय मजूमदार की रिपोर्ट के मुताबिक विदेश मंत्रालय ने इसका कारण शेड्यूलिंग की समस्या बताया है, लेकिन कोई और जानकारी नहीं दी है। तुर्की के अलावा थाईलैंड के राजदूत और बांग्लादेश के उच्चायुक्त नियुक्त को भी अपना लेटर ऑफ क्रेडेंस राष्ट्रपति को सौंपना था। तुर्की के राजदूत अली मुरत एरसॉय को मार्च 2025 में नियुक्त किया गया था। इससे पहले भारत के ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी यानी BCAS ने तुर्की की कंपनी सेलेबी एविएशन होल्डिंग की इंडियन ब्रांच सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया की सुरक्षा मंजूरी को राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया। BCAS ने बताया कि रद्दीकरण सेलेबी की अन्य सहयोगी कंपनियों पर भी लागू होगा। इस डेवलपमेंट पर सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू की प्रतिक्रिया भी आई। उन्होंने कहा कि देश और लोगों की सुरक्षा सबसे ऊपर है, ये भी कि सभी प्रभावित हवाई अड्डों पर यात्री और कार्गो सेवाएं बिना रुकावट जारी रहेंगी। इधर सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया की भी प्रतिक्रिया आई। कंपनी ने दलील दी कि वो एक भारतीय कंपनी है जिसे भारतीय कर्मचारी चलाते हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर बीते दिनों दावे चल रहे थे कि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान की बेटी सुमे एर्दोगान की सेलेबी में हिस्सेदारी है। कंपनी ने इन दावों को सिरे से नकारा है। हालांकि सेलेबी की वेबसाइट के अनुसार ये भारत में हर साल 58,000 उड़ानों और 5.4 लाख टन कार्गो को संभालती है। दावा है कि कंपनी 10,000 से ज़्यादा भारतीयों को नौकरी भी देती है और भारत में $22 करोड़ से ज़्यादा का बुनियादी ढांचा निवेश भी कर चुकी है। कंपनी का दावा है कि वो पूरी तरह भारतीय उड्डयन और सुरक्षा नियमों का पालन करती है और नियमित रूप से उसके ऑडिट भी होते हैं। लेकिन अब कंपनी की भारत में सेवाएं बंद होने से उन एयरलाइंस को दिक्कत हो सकती है जो इसकी सेवाएं ले रही थी। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सेलेबी की ग्राउंड हैंडलिंग और कार्गो सेवाओं को खत्म कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक एयरपोर्ट ने कहा कि वो अन्य ग्राउंड हैंडलिंग और कार्गो कंपनियों के साथ मिलकर सेवाओं को जारी रखेगा। भारत के इन कदमों से क्या असर पड़ेगा, समझते हैं एक्सपर्ट से। देखिए, ये सब्सिडियरी कंपनी है टर्किश ट्रांसपोर्ट कंपनी की, जो दुनिया में कई एयरपोर्ट्स में वो ट्रांसपोर्ट मुहैया कराते हैं, सपोर्ट कराते हैं। उनके बसेस जो हैं, जब आप एयरक्राफ्ट से उतरेंगे तो एयरक्राफ्ट से गेट तक लगा के वहां पहुंचाते हैं। तो इनकी फ्लीट ऑफ बसेस हैं जो कि सिक्योरिटी क्लियरेंस दिया गया था इनको। तो ये उनका वर्ल्ड वाइड ऑपरेशंस है, जैसा दुबई पोर्ट का ऑपरेशंस है और जैसा कोचीन में और दूसरे 5-6 पोर्ट्स के यहाँ हो रहा है। तो चूंकि हम मान के चलते हैं कि दुबई यूएई हमारा दोस्त है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, तो इसी तरह से टर्की को भी बहुत पुराना है, 10-15 साल से चल रहा है ये। तो अभी तक तो कोई सिक्योरिटी ब्रीच नहीं हुआ, उल्लंघन नहीं हुआ, तो अच्छे से काम कर रहे थे। लेकिन ये पॉलिटिकल तनाव की वजह से उसको अब कठिनाइयां शुरू हो रही हैं, पेश आ रही हैं। तो मेरे ख्याल से टर्की को कोई बड़ा लॉस नहीं होगा।
वही फ्लीट और इन्वेस्टमेंट जो है दूसरी जगह वो इन्वेस्ट करेंगे, और उनके रिलेशंस भी और अफ्रीका में काफी मजबूत हो रहे हैं, तो वहाँ जाके वो काम करेंगे। लेकिन जो टर्किश एम्बेसडर थे 1 महीना पहले वो वापस चले गए अंकारा, और नए एम्बेसडर मैं टर्की में जब था फरवरी में उनसे मिला हूँ। वो करियर डिप्लोमेट हैं, वो क्रेडेंशियल्स देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस तनाव की वजह से पोस्टपोन किया गया है। लेकिन डिले ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि 5-6 एम्बेसडर्स नए एम्बेसडर्स को मिला के वो सेरेमनी होती है, तो उसे कुछ ज्यादा महत्व देना मेरे ख्याल से अच्छी बात नहीं है, क्योंकि डिप्लोमेटिक रिलेशंस अभी भी जारी हैं, और हम टर्की से संबंध खराब होते हुए देखना नहीं चाहते, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण देश है टर्की। हमारे नजरिए से, जियोपॉलिटिकल नजरिए से, हमें टर्की के साथ संबंध खराब करके उसको पूरी तरह पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस में ढकेलना नहीं चाहते, क्योंकि हम जो प्रयास कर रहे हैं आर्मीनिया अजरबैजान जंग में, और ग्रीस के साथ, साइप्रस के साथ वगैरह सब लेके, तो हम बहुत बारीकी से और सोच समझ के कदम उठा रहे हैं। टर्की काफी महत्वपूर्ण देश है, उसका इन्फ्लुएंस रशिया के साथ ही नहीं, लेकिन यूरोपियन यूनियन के साथ, अमेरिका के साथ, और वेस्ट एशिया में भी, सेंट्रल एशिया में भी काफी इन्फ्लुएंशियल है। अब थोड़ा सा इतिहास में चलते हैं, क्योंकि इतिहास को जाने बिना वर्तमान को नहीं समझा जा सकता और न ही भविष्य की योजनाएं बनाई जा सकती हैं। इतिहास के पन्नों में जाएं तो तुर्की का आधुनिक इतिहास ऑटोमन साम्राज्य से शुरू होता है। 13वीं सदी में उस्मान प्रथम ने इसे स्थापित किया था। लंबे समय तक इसका बोलबाला रहा, लेकिन 19वीं सदी तक आते आते ऑटोमन साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा। प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य की हार हुई और 1923 में तुर्की गणराज्य की स्थापना के साथ इस युग का अंत हो गया। मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने सत्ता संभाली और तुर्की एक धर्मनिरपेक्ष आधुनिक राष्ट्र के रास्ते पर चल पड़ा। उन्होंने खलीफा प्रथा को खत्म कर दिया, लेकिन इसी बीच इस्लामिस्ट भी सर उठाने लगे। 1915 से लेकर के 1980 तक वहां आर्मेनियाई ईसाइयों और कुर्द अल्पसंख्यकों का दमन हुआ, नरसंहारों को अंजाम दिया गया। इस बीच 1950 के दशक में तुर्की के मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम में इस्लामिस्ट पार्टियों ने हिस्सा लेना शुरू किया। इसी दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध शुरू हुआ, तो तुर्की नेटो का हिस्सा बनकर अमेरिका के पाले में आ गया। सबने मिलकर धार्मिक सत्ता को बढ़ावा दिया ताकि कम्युनिज्म को खत्म किया जा सके। 70 के दशक में रेसेप तैयप एर्दोआन इस कैंपेन के प्रमुख चेहरा बने। 2000 की शुरुआत में उन्होंने जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी बनाई। इसके जरिए वो सत्ता में आ गए और एक हार्ड इस्लाम को देश पर थोप दिया, और इसी के साथ शुरू हुआ दमन। मसलन जो भी एर्दोआन की नीतियों का विरोध करता उसे जेल में डाल दिया जाता। एर्दोआन की नीतियों की आलोचना करने वाले मीडिया संस्थानों का दमन किया गया। सैकड़ों पत्रकारों को जेल में डाला गया। अल्पसंख्यकों के खिलाफ बेइंतहा हिंसा की गई, खासकर कुर्द समुदाय के लोगों के खिलाफ। फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट के मुताबिक 1 लाख से ज़्यादा लोग गिरफ्तार किए गए और हज़ारों लोग मारे गए। एक तरफ एर्दोआन इन नीतियों पर चल रहे थे, दूसरी तरफ नेटो और लिबरल आर्थिक नीतियों के जरिए पश्चिमी दुनिया से भी दोस्ती उन्होंने साधे रखी। अरब देशों को चैलेंज करने के लिए मलेशिया और पाकिस्तान जैसे देशों को धार्मिक लाइन पर वैचारिक समर्थन दिया। भारत के खिलाफ तुर्की का रुख इसी वैचारिक समर्थन का ही विस्तार है। विस्तार से समझते हैं। पाकिस्तान और तुर्की के बीच में जो गहरे संबंध उभर के आ रहे हैं इस भारत पाकिस्तान की जंग में हाल ही में, तो इसमें मेरे ख्याल से 2 मुख्य कारण हैं। एक तो पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है और वो इस्लामिक लीडरशिप का दावा करता आ रहा है, सऊदी अरब के अलावा, ईरान के अलावा। तो टर्की जो है बहुत प्रयास किया इस लीडरशिप को अपने हाथों में लेने के लिए, ओआईसी के जरिए और इख्वान अल मुस्लिमून जरिए चैलेंज करने के लिए, और ईरान के जरिए। तो उसमें कुछ खास प्रगति नहीं हुई। जो कश्मीर का मामला, गाजा का मामला, शाम का वगैरह सब लेके, तो अब टर्की पाकिस्तान के सपोर्ट से बायलैटरल कोऑपरेशन से आगे बढ़ना चाहता है। तो हमको इस नजरिए से भी देखना होगा कि न्यूक्लियर कोऑपरेशन में भी एर्दोगान जो भारत के साथ करना चाहते थे, हमने साफ मना कर दिया उनको। तो न्यूक्लियर कोऑपरेशन के तहत और इस्लामिक लीडरशिप के कोऑपरेशन के तहत, और जो उनके पुराने सेंटो
के ताल्लुकात थे, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसको टर्किश मिलिट्री और पाकिस्तान मिलिट्री के रिलेशन बरकरार रहे। चाहे भारत के साथ पिछले कुछ दिनों से अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, लेकिन अब ठीक नहीं है कश्मीर के मामले को लेके। लेकिन जो कॉमन लिंक है अमेरिका और टर्किश नाटो के बीच में, और टर्की के मिलिट्री और पाकिस्तान की मिलिट्री में, ये बागडोर जो है काफी मजबूत है। और मिलिट्री ऑफिसर्स का आना जाना, ट्रेनिंग वगैरह सब मिलिट्री इंटेलिजेंस के साथ काफी गहरा उनका ताल्लुकात है। तो अब एर्दोगान पॉलिटिकली भी पाकिस्तान से फायदा उठाना चाहते हैं, अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लियर इशू को लेके। आपने एक्सपर्ट को सुना, और भारत की डिप्लोमेटिक कार्रवाइयों की टोहली, डिप्लोमेटिक एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ भी जारी है। IMF से पाकिस्तान को हाल ही में 19,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कर्ज मिला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पर पुनर्विचार करने की मांग की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस कर्ज का बड़ा हिस्सा आतंकी ढांचे को मजबूत करने में इस्तेमाल हो सकता है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से आने वाले $1 बिलियन के बड़े हिस्से को टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करने में इस्तेमाल होगा, ऐसा मेरा मानना है। मैं दुनिया के लोगों के सामने यह सवाल रखना चाहता हूं। भारत यही चाहेगा कि IMF पाकिस्तान को अपनी $1 बिलियन की असिस्टेंस पर वह पुनर्विचार करे, और आगे भी किसी भी तरह की सहायता देने से IMF परहेज करे। IMF ने बीते दिनों पाकिस्तान को एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी EFF के तहत $1 अरब और रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी RSF के तहत $1.3 अरब का कर्ज मंजूर किया है। भारत ने IMF की कार्यकारी बोर्ड बैठक में इस कर्ज का विरोध किया और वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इधर सिंधु जल संधि को स्थगित करने के बाद भारत ने चेनाब नदी पर बने बगलिहार और सलाल बांध के गेट बंद करने शुरू कर दिए थे, जिससे नदी में फ्लशिंग ऑपरेशन चलाया जा सके। फ्लशिंग का इस्तेमाल नदियों और जलाशयों में जमा रेत, गाद और तलछट को साफ करने के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया में पानी को तेज प्रवाह के साथ बाहर निकाला जाता है। इंडियन एक्सप्रेस में छपी रितिका चोपड़ा की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय जल आयोग यानी CWC ने सुझाया है कि फ्लशिंग हर महीने की जाए। इसके लिए जल्द ही एक SOP जारी की जाएगी। पाकिस्तान ने इस पर आपत्ति जताई है, क्योंकि फ्लशिंग से अचानक नीचे की ओर फ्लो बढ़ जाएगा और गेट बंद कर बांधों को रिचार्ज करने के बाद पाकिस्तान को मिलने वाले पानी में भी कमी आएगी। पाकिस्तान पहले से ही चेनाब नदी में जलस्तर घटने से पानी की दिक्कतों से जूझ रहा है। एक दिन पहले ही खबर आई थी कि पाकिस्तान के वाटर रिसोर्स सेक्रेटरी ने भारत की शर्तों पर बात करने के लिए रजामंदी दी है। हालांकि भारत की तरफ से अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। भारत का पूरा फोकस सिंधु की सहायक नदियों के पानी का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करने पर है। पाकिस्तान को पूरी तरह से अलग थलग करना है। इसके लिए भारत सरकार एक बड़ा डिप्लोमेटिक मिशन तैयार कर रही है। इसमें अलग अलग पार्टियों के सांसद शामिल होंगे और वो पूरी दुनिया में जाकर के भारत का पक्ष रखेंगे। अलग अलग पार्टियों के सांसदों को शामिल करने का उद्देश्य एकता का मैसेज देना है। इस बीच कांग्रेस नेता जयराम रमेश की प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा कि पार्टी इस मिशन में हिस्सा लेगी, लेकिन विशेष संसद सत्र बुलाने की उनकी मांग को अनसुना किया जा रहा है। इस पूरे डेवलपमेंट पर ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं साथी पत्रकार। एक बड़ी चौड़ी लंबी लिस्ट जो है सरकार की तरफ से तय की गई है, जिसमें शशि थरूर हैं, वो एक डेलीगेशन को लीड करेंगे। अनुराग ठाकुर हैं, अपराजिता सारंगी है भारतीय जनता पार्टी से, TMC से जो है वो सुदीप बंदोपाध्याय हैं जो उनके फ्लोर लीडर हैं, JDU से संजय झा, DMK से कणी मोझी, और तमाम नेताओं को कहा गया है कि आप जाइए। और इसमें बड़ी खूबसूरत बात यह है कि इसमें असदुद्दीन ओवैसी उनको भी रखा गया है, सलमान खुर्शीद को भी कहा गया है, मनीष तिवारी को भी रखा गया है। तो एक तरीके से सरकार ये संदेश देना चाहती है कि आतंकवाद को लेकर उनके यहाँ किसी भी तरीके से कोई मतभेद नहीं है, और ये वैश्विक स्तर पर जो है सरकार जो है वो मैसेज देगी। 1994 में PV नरसिम्हा राव जब कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जिनेवा में जो है वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को, जो तत्कालीन उस वक्त जो है नेता प्रतिपक्ष थे, उनको भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा था। तो एक नई पहल है कि सभी राजनीतिक दल इस मुद्दे पर एक है और भारत संदेश देना चाहता है कि भारत में एकजुटता है आतंकवाद के खिलाफ, और भारत जो है आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई को और पुरजोर तरीके से मजबूती के साथ लड़ेगा। और पाकिस्तान को बेनकाब करने का काम जो है, ये सारे डेलीगेशन जो है अलग अलग देशों में जाएंगे। US है, UK है, सऊदी अरेबिया है, साउथ अफ्रीका है,
कुवैत है, ये तमाम जगहों पर जाकर ये डेलीगेशन बताने वाले हैं, पाकिस्तान को एक्सपोज करने वाले हैं। एक तरफ देश की एकता का परिचय देना है और दूसरी तरफ नेता विवादित बयान देने से बाज नहीं आ रहे। अब मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने ऐसा ही किया है। बड़ी खबर को यही विराम देते हैं और जगदीश देवड़ा की खबर लेने चलते हैं सुर्खियों की ओर। That's the power of the statue. मध्य प्रदेश के बीजेपी नेता विवादित बयान देने से बाज नहीं आ रहे। पिछले 2 दिनों से आपने विजय शाह के बयान को लेकर के उपजे विवाद और उस पर चर्चा देखी। उनका मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां अब 19 मई को सुनवाई होगी। इसी बीच मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के एक बयान पर विवाद हो गया। जबलपुर के कार्यक्रम में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर अपने विचार वो रख रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देना चाहेंगे। पूरा देश की वो सेना और सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाकर। हालांकि विवाद मचने के बाद मंत्री जी की सफाई भी आई है। वही रटी रटाई लाइन बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मैंने पूरा सम्मान करने की बात कही है और देश की जनता सेना के चरणों में, भारत की सेना के चरणों में प्रणाम करती है, नतमस्तक है। ये शब्द मेरे हैं। आप अच्छी तरह से उस वीडियो को देखेंगे। मेरी भावना ये है, अब उसको गलत तरीके से टर्न देकर के जो कहा जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। लेकिन जगदीश देवड़ा के बयान से राजनीतिक उबाल आ गया है। दोनों तरफ से बयानों की गुत्थम गुत्था हो रही है। कांग्रेस ने उनके इस बयान को सेना विरोधी बताते हुए इस्तीफे की मांग की है। केरल के वायनाड से कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक्स पर लिखा, बीजेपी के नेताओं की ओर से लगातार हमारी सेना का अपमान अत्यंत शर्मनाक, दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने महिला सैनिकों पर अभद्र टिप्पणी की और अब उनके उप मुख्यमंत्री ने सेना का घोर अपमान किया है। वहीं मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता आशीष अग्रवाल ने कांग्रेस पर बयान को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाया है। देखिए, जैसी नजर होते हैं वैसा ही नजरिया हो जाता है। यही हाल है कांग्रेसियों का। न देश की सेना के प्रति सम्मान है, न देश के प्रति। तो इस तरह के भाव और शब्दों को तोड़ मरोड़ कर उसके भावार्थ निकालना कांग्रेसी करेंगे ही करेंगे। कांग्रेसी अपने भाव से इसको तोड़ मरोड़े, पर भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता और नेता देश की सेना के इस शौर्य के प्रति नतमस्तक है। लंदन की जेल में बंद हीरा कारोबारी नीरव मोदी की एक और जमानत याचिका खारिज हो गई। खारिज की है लंदन की हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस की किंग्स बेंच डिवीजन ने कि 10वीं बेल एप्लीकेशन थी जो रिजेक्ट हुई। नीरव मोदी ने लंदन ठुमकता गानों में सुना होगा, अब लंदन ठुकराता हुआ देख रहे हैं। भारत की आशंका थी कि अगर बेल मिलती तो नीरव फिर से फरार हो सकता है। इस तर्क को अदालत ने गंभीरता से लिया। सुनवाई के लिए विशेष रूप से सीबीआई ने अपने अधिकारियों को लंदन भेजा था। उन्होंने अदालत के सामने नीरव मोदी के खिलाफ सबूत और ठोस तर्क पेश किए। लंदन हाई कोर्ट ने साबित किया कि वो कैसे भारत के पंजाब नेशनल बैंक में हजारों करोड़ रुपए का घोटाला करके फरार हो गया। इन याचिकाओं के कारण उसके प्रत्यर्पण में भी देरी हो रही है। ऐसे ही कई तर्कों के बाद लंदन हाई कोर्ट ने नीरव मोदी की बेल याचिका को खारिज कर दिया। अब माना जा रहा है कि उसके भारत आने का रास्ता ज्यादा साफ हुआ है, क्योंकि यूके की हाई कोर्ट ने पहले ही भारत सरकार के पक्ष में अपना फैसला सुनाते हुए नीरव के प्रत्यर्पण को हरी झंडी दिखा दी थी। चलते चलते एक सूचना कि किताबाला में इस हफ्ते हमने प्रलव ध्यानी से बात की है, जिन्हें सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने 331 दिनों तक बंदी बना करके रखा था। उन्होंने पूरे टॉर्चर की और वहां से निकलने की कहानी बताई है। ये एपिसोड आप दी ललन टॉप के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। शुभ रात्रि।